हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके केमिस्ट्री 135 के। जैसा कि आपको पता है, मैंने 2 पेपर इसके करा देते, लेकिन कमेंट्स आ रहे थे कि मैं इसका दिसंबर 23 का भी पेपर कराऊँ। तो इसीलिए आज मैं ये पेपर लेकर आई हूँ, आप लोग कीजिए। एंड आपका जब भी पेपर हो, ये है पेपर पर मुझे याद नहीं कितनी डेट को है, लेकिन सबसे पहले आपका केमिस्ट्री 149 का है, देन केमिस्ट्री 131 का है। केमिस्ट्री 131 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसने नहीं देखी है देख लीजिए। इसके बाद केमिस्ट्री 133 का भी अपलोड करूँगी। फिजिक्स वालों का फर्स्ट ईयर का भी मैंने अपलोड कर दिया, उसको देख लीजिए। एंड PYQ सीरीज तो चलती रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम नहीं कर पाए आपके एग्जाम में, तो जून 24 के PYQ ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। आपको क्या करना है, बस छोटा सा काम करना है। चैनल को करना है सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को करना है प्रेस, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम दिसंबर 23 का पेपर। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सॉल्यूशन है, फेज इक्विलिब्रियम, कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड फंक्शनल ग्रुप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि आपको पता है कि ये 50 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का आपके पास होता है टाइम। आपको 5 क्वेश्चंस पार्ट ए में से करने होते हैं और 5 क्वेश्चन पार्ट बी में से करना होता है। सारे के सारे इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं, बिकॉज 17 के 17 क्वेश्चन होते हैं, 14 क्वेश्चन होते हैं टोटल। उसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं। आपको 7 क्वेश्चन ए पार्ट में मिलेंगे, उसमें से 5 कीजिए। एंड आपको मिलेंगे सेकेंड पार्ट में भी 7 क्वेश्चन, उसमें से 5 कीजिए, ठीक है। कोई सातों सात मत करके आना, इसीलिए पढ़ के जाना, ठीक है, क्योंकि मैंने एक बार कर दिया था ऐसे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। चलिए तो पार्ट ए में हम पढ़ने वाले हैं, यानी सॉल्व करने वाले हैं सॉल्यूशन, फेज इक्विलिब्रियम, कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपके सॉल्यूशन वाले चैप्टर से फेज इक्विलिब्रियम से है, कंडक्टेंस से, इवन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको एग्जांपल देना है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 का है, गिव वन एग्जांपल लिक्विड पेयर दैट फॉर्म अ नियरली आइडियल सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग। एक आइडियल सॉल्यूशन बताओ जो मिक्सिंग करने पर क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन लिक्विड बनाता है। उसका एक पेयर का एक एग्जांपल देना है। बेसिकली आपको आइडियल सॉल्यूशन बताना है जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, नहीं है ना। तो उसके बाद एक एग्जाम्पल देना है, ठीक है। चलिए ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद बी पार्ट में आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है। इसके बी पार्ट में आपको एक न्यूमेरिकल दिया है। ये न्यूमेरिकल आपका पूरे 4 नंबर का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके 5 मार्क्स का हो गया। बी को हम पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद आंसर पे चलेंगे, ताकि मुझे बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े। कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 298 केल्विन पर आपको कंडक्टिविटी दी हुई है बेसिकली, ठीक है। 3.41 इंटू 10⁻⁻6 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेंड करें, फिजिक्स का करें, मैथ्स का करें, इवन केमिस्ट्री के, जब न्यूमेरिकल को अटेंड कर रहे होते हैं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, सबसे पहले आप गिवन को लिखिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कंडक्टिविटी दी हुई है, ठीक है। किसकी दी हुई है, कंडक्टिविटी ऑफ AgCl की, ठीक है। AgCl इस तरीके से लिख के आप देख लेना कितना आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कंडक्टिविटी आपको AgCl की गिवन है। द वाटर यूज फॉर डिजोल्विंग AgCl हैड कंडक्टिविटी। देन उसके बाद वाटर की भी दे रखी है, जो कि डिजोल्व कर रहे हो आप AgCl के अंदर, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बोल रहा है कि अगर मोलर कंडक्टिविटी इन्फानाइट डाइल्यूशन के लिए आपका ये है, मोलर कंडक्टिविटी इज नथिंग बट दिस, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, राइट। तो मोलर कंडक्टिविटी अगर आपका AgCl का 138.2 साइमन सेंटीमीटर -2 मोल इनवर्स है, तो कैलकुलेट करना है आपको किसका, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बेसिकली आपको KSP निकालना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे आप लोग, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, 2-3 बार सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आपको पेपर पैटर्न सेम मिलने वाला है। क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से आए जाते हैं आपके पेपर में। तो इसीलिए मैं आपको PYQs कराती हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाए बेसिकली किस तरीके से पेपर बनाया जाता है। इनमें से आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखने के भी देखे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको मौका मिल सकता है इसमें से भी क्वेश्चन आने का। देन उसके बाद अभी मैंने शायद केमिस्ट्री 135 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दी हैं, उसको भी अच्छे से कीजिए एंड PYQs भी कर लीजिए। देन मोर देन इनफ फॉर योर पासिंग मार्क्स एंड अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मैं भी यही करती थी, 50 में से 40 मार्क्स तो बेसिकली आ ही जाएंगे, 35 to 40। और मैं ये बता रही हूँ आपके 50 में से। कंफर्म करके लिख लो, अगर आप ये फॉलो करते हो। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये देख ली है वीडियो, इससे काम नहीं चलेगा। आपको क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, आपको यूनिट लिख कर दिया है मैंने, उसको यूनिट में जाइए, उसको सॉल्व कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, देन यहाँ पे PYQ सॉल्व कीजिए। इसके अलावा अगर आपको PDF चाहिए तो हम मुझे मेरे टेलीग्राम हैंडल पर डायरेक्ट DM कर सकते हैं, और बहुत ही लीस्ट प्राइस में आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। चलो आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन पे, ठीक है। सारे सॉल्यूशन मैं खुद बनाती हूँ, तो टाइम लगता है, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ा, ठीक है। चलिए तो ये देख लेते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 1 नंबर का है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, पर यहाँ पे पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करके मैंने बनाया हुआ है। तो एक आइडियल सॉल्यूशन वेयर द इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स आर सेम एज इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम कंपोनेंट। तो बेसिकली क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन के अंदर, जो कि इंटरेक्शन होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, उनमें जो इंटरेक्शन होगा वो सेम होता है एज कम्पेयर टू दूसरे सेम कॉम्पोनेंट के मॉलिक्यूल्स में। इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होगी ना, प्योर कॉम्पोनेंट के बराबर की होगी, ठीक है, प्रिडिक्ट किया जाता है। एक एग्जाम्पल जो हम लेंगे बेसिकली वो बेंजीन एंड टॉलिन का लेते हैं, जो कि आइडियल सॉल्यूशन को बेसिकली फॉलो करते हैं, यानी कि रॉल्स लॉ को जो फॉलो करेंगे, बेंजीन एंड टॉलिन, ठीक है। बेंजीन एंड टॉलिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिमिलर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होता है, इसीलिए हम इसको बता सकते हैं कि दो लिक्विड को हमने मिला दिया है, एक आइडियल सॉल्यूशन बना दिया बेसिकली, ठीक है। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होने के साथ साथ इसका मतलब इंटरेक्शन जो है बेंजीन एंड टॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का, वो सिमिलर इंटरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। बस यही है, ज़्यादा ये कुछ ज़्यादा ही इसने डिस्क्राइब किया हुआ है, बट इतना डिस्क्राइब आप मत कीजिए। डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि दो सॉल्यूशन को आप मिलाते हो, लिक्विड लिक्विड पेयर जब बनाते हो, तो आपको बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन में रॉल्स लॉ को फॉलो करना पड़ता है, जहाँ पे इन दोनों के बीच में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन दोनों के बीच का मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन सिमिलर होता है। तो इसी तरीके से इसका एग्जाम्पल है बेंजीन एंड टॉल्यूइन। दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर 1 मार्क, ठीक है। मार्क के अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना था, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना था। यहाँ पे बहुत लंबी सी थ्योरी दी है, बट स्टिल हम पढ़ लेते हैं कि आखिर थ्योरी में क्या बोला है। कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन किस तरीके से मेजर करते हैं, बेसिकली इज अ मेजर ऑफ हाउ वेल द सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कितना आपका जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पा रहा है, दैट इज कंडक्टिविटी, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन से, जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, ऐसी कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की जिसमें 1 मोल सॉल्यूट अगर ऐड है तो वो मोलर कंडक्टिविटी है ना। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए होता है, बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन अ सैचुरेटेड सॉल्ट। तो हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, ठीक है, वो भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो कंडक्टिविटी आपको AgCl की गिवन है, वो ये गिवन है, ठीक है। एंड वाटर जो आप यूज कर रहे हो उसका इतना गिवन है। इसका मतलब क्या हो, कंडक्टिविटी ऑफ AgCl इज 3.41, ठीक है, 3.41 इंटू 10⁻⁻⁶, और इसमें से माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 1। दोनों की कंडक्टिविटी को माइनस करोगे, ठीक है, तो आपके पास एक कंडक्टिविटी बचेगी 1.81 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको गिवन है, कितनी गिवन है, 138.2 सेंटीमीटर -2 मोल इनवर्स। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, आज जो देख लेते हैं। KSP क्या होता है, कंडक्टिविटी ऑफ AgCl इन द सॉल्यूशन, जो आपकी कंडक्टिविटी थी AgCl की, डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूट की पावर 2, ठीक है, इन्फिनाइट डाइल्यूट की पावर 2 यानी कि स्क्वायर। तो कंडक्टिविटी जो आपने माइनस करके निकाली थी वो कितनी निकाली थी, 1.8 इंटू 10⁻⁻⁶, डिवाइड में आप कितना लिखोगे, जो कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे था, कितना था, 138.2, ठीक है। एंड देन उसके बाद उसका स्क्वायर कर दोगे। जब आपके पास ये, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, 1.8 इंटू 10⁻⁻10 मोल स्क्वायर dm-6, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपका आ गया, दैट इज KSP, ठीक है। चलिए इस तरीके से निकालते हैं, बस आपको जो भी दिया होगा ना उसमें से सबसे पहले आप कंडक्टिविटी निकाल लेंगे, फिर जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी उसको डिवीजन में रख देंगे और आपका स्क्वायर हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने 2 पेपर आपके कराए हुए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। आई थिंक मैंने जून 24 का भी करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज डन एंड डस्टेड। नेक्स्ट है, तो सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देखिए, व्हाट आर कंसंट्रेशन सेल्स। कंसंट्रेशन सेल्स क्या होती है, गिव एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स। तो आपको एक एग्जांपल भी लिखना है कंसंट्रेशन सेल का, ठीक है। देन उसके बाद बी पार्ट के, हाउ वुड यू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ यू वर्सेस टी। जब आप प्रेशर इंक्रीज, यानी यू वर्सेस टी का ग्राफ हो प्योर सब्सटेंस का, ठीक है, म्यू वर्सेस टी का ग्राफ है, इंक्रीज इन प्रेशर, कैसे प्रेशर को इंक्रीज करने पे अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम, और एक आपको डायग्राम बनाना है, यानी कि ग्राफ बनाना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चल लेते हैं। थर्ड का ए, थर्ड का बी, हाँ सॉरी 2 करना है ना हमें, ये रहा सेकंड। कंसंट्रेशन सेल आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं बेसिकली, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ द सेम स्पीशीज। क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, दो सेम स्पीशीज के बीच में कंसंट्रेशन का डिफरेंस आता है। वो स्पीशीज आपकी आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ले लो,
कंसंट्रेशन सेल इज द डीनियल सेल हो गया, जिसके बाद 2 कॉपर इलेक्ट्रोड होते हैं, इमर्स्ड होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, वो सॉल्यूशन आपका कॉपर सल्फेट का होता है एंड डिफरेंट कंसंट्रेशन पे होता है। तो एक एग्जांपल लिखना था, कंसंट्रेशन सेल क्या होती है, जो डिफरेंट कंसंट्रेशन की स्पीशीज होती है, उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना होता है। इसके बी पार्ट में देखो, ये थर्ड जो लिखा हुआ है, ये थर्ड नहीं है बेसिकली, ये सेकंड का बी है। जब आप इंक्रीज करते हो प्रेशर, ठीक है, वुड शिफ्ट द यू वर्सेस टी कर्व फॉर अ सब्सटेंस टू द राइट। तो क्या होता है, जो बेसिकली नॉर्मल आपका ग्राफ होता है वो शिफ्ट हो जाता है जब आप प्रेशर इंक्रीज करा देते हो। क्यों? क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने से जो आपका सब्सटेंस होता है वो मोर स्टेबल हो जाता है लिक्विड फेज में। क्या होता है? मोर स्टेबल हो जाता है लिक्विड फेज में, एंड दस मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जब आप प्रेशर बढ़ाओगे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और लिक्विड फेज में क्या होगा, वो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो डायग्राम जो होगा वो इफेक्ट शो करेगा प्रेशर ऑन द म्यू वर्सेस टी कर्व फॉर अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, I think diagram is not here. Increase in pressure would shift the triple point to the right. ट्रिपल पॉइंट आएगा क्योंकि इंक्रीज कर रहे हो प्रेशर तो सब्सटेंस मोर स्टेबल हो जाते हैं। लिक्विड फेज में क्रिटिकल पॉइंट जो होता है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से आपके सब्सटेंस जो है गैसियस फेज में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली ये वही है कि किस तरीके से बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसका आप लोग एक बार अपनी स्टडी मटेरियल से फाइंड करके देखना कि बेसिकली क्या कह रहा है। ठीक है, सो दैट इज मतलब ग्राफ इसमें शो नहीं कर रहा है। क्वेश्चन में थर्ड का ए देख लेते हैं। राइट द सेल डायग्राम फॉर अ गैल्वेनिक सेल। आपको सेल डायग्राम लिखना है गैल्वेनिक सेल के लिए। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन है। अजीम पोटेशियम नाइट्रेट जो है हम इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज में। कंसंट्रेशन जो है जिंक का दिया हुआ है, सिल्वर आयंस का C1 एंड C2। तो इस तरीके से आपको सेल डायग्राम बनाना है। बहुत ईजी है, सेल डायग्राम से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। ठीक है, फिर उसके बाद डिफरेंट मेथड बेस्ड ऑन EMF मेजरमेंट। किस तरीके से आप EMF को मेजर करोगे, कई सारे मेथड्स होते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ pH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम इसका आंसर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। तो देखो, सेल डायग्राम इलेक्ट्रो केमिकल सेल में हम यूज करते हैं सिंबल एंड लाइंस का, है ना। एनोड पे जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड है, हम किस साइड लिखते हैं, लेफ्ट साइड। एंड कैथोड होता है जहाँ पे रिडक्शन होता है, हम किस साइड लिखते हैं, राइट साइड। तो लेफ्ट साइड आपके लिखोगे एनोड जो कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और राइट साइड क्या लिखोगे आप, कैथोड जो कि रिडक्शन हो रहा है। सॉल्ट ब्रिज उन दोनों के बीच में आएगी, डबल लाइन से हम वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन रिटर्न इन ब्रैकेट, और कंसंट्रेशन आप ब्रैकेट में लिखोगे। तो डायग्राम कैसे होगा, क्या आपका जिंक है, इनका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक से क्या जा रहा है, जिंक +2 से जा रहा है। अब जो भी इस एक्वस सॉल्यूशन में, तो कंसंट्रेशन ऑफ 1 इधर आ जाएगा, बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा रहे हैं 2 एक्वल लाइन के। फिर राइट की तरफ आपको क्या लिखना है, रिडक्शन। रिडक्शन कैसे होता है, Ag+ से Ag में गया। ठीक है, क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन हमने राइट साइड में लिख दिया जो कि कैथोड पे हो रहा है, एंड C2 कंसंट्रेशन लिख दिया। ठीक है, Ag सॉलिड है। इस तरीके से आप सेल डायग्राम लिखते हो, तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है और हमेशा आता है, हर पेपर में आता है। ठीक है, बी है आपको मेथड्स बताने किस तरीके से आप EMF को कैलकुलेट करते हो pH डिटरमाइन करने के लिए। कई सारे मेथड्स हैं हमारे पास। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिटरमाइन pH इन एक्वस सॉल्यूशन। सबसे पहला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू आप किस तरीके से EMF को मेजर करते हो, pH को मेजर करते हो। दिस इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड फॉर मेजरिंग pH। ये एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है बेसिकली, जो कि हाइड्रोजन है, जो कि pH को मेजर कर पाएगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है जो कि सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस में इमर्ज होता है। ठीक है, यानी उसके अंदर होता है। द पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे मेजर करते हैं हम, अगेंस्ट अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड से। सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है, उसके अंदर pH जो होता है सॉल्यूशन का हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल को यूज करके, जो कि हम नॉस्ट इक्वेशन से लाते हैं। ठीक है, नॉस्ट इक्वेशन से। उसके बाद दूसरा मेथड है जिसको हम बोलते हैं किनहाइड्रोन इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड जो होता है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का है, सॉल्यूशन के अंदर होता है, और वो सॉल्यूशन आपका किनहाइड्रोन होता है, जिसका रेशियो 1:1 होता है। क्यूनोन एंड हाइड्रोकिनोन का 1:1 ये सॉल्यूशन मिक्सचर है। पोटेंशियल जो होता है किनहाइड्रोन इलेक्ट्रोड का, वो मेजर करते हैं हम अगेंस्ट रेफरेंस इलेक्ट्रोड के। और pH को हम कैलकुलेट कैसे कर लेते हैं, जब आप पोटेंशियल मेजर करोगे नॉस्ट इक्वेशन लगा करके, बस pH को कैलकुलेट कर लोगे। तीसरा मेथड है आपका ग्लास इलेक्ट्रोड मेथड। ये मेथड आपका मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है, ताकि आप pH को जल्दी से मेजर कर लो। इसके अंदर एक थिन ग्लास मेम्ब्रेन होती है, सेंसिटिविटी होती है, कंसंट्रेशन H+ आयन से होते हैं। पोटेंशियल जो होता है ग्लास का, वो मेजर करते हो आप अगेंस्ट द रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एंड pH जो होता है सॉल्यूशन का, आप मेजर करते हो पोटेंशियल से, और नॉस्ट इक्वेशन लगा के लास्ट में आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा है, सेम है। देन आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, ये भी होता है जिससे आप क्या कर रहे हो, pH को मेजर कर रहे हो। दीज इलेक्ट्रोड स्पेसिफिक होते हैं सर्टेन आयन से, जैसे H+, Na+, K+ एंड Ca2+। पोटेंशियल जो होता है आपका IAC का, वो मेजर करते हो आप
सारे के सारे अगेंस्ट द रेफरेंस इलेक्ट्रोड ही करते हो। कंसंट्रेशन आयन होगा सॉल्यूशन में, वो आप कैलकुलेट कर लोगे पोटेंशियल को मेजर करके, फिर नॉस्ट इक्वेशन लगा देगा। पीएच जो होगा डिटरमाइन करने के लिए आप H+ आयन जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। देन उसके बाद फिफ्थ वाला है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन करके भी आप पीएच को बेसिकली मेजर कर सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ये मेथड होता है, इसमें हम टाइट्रेटिंग लेते हैं एक एसिड और बेस सॉल्यूशन को, ठीक है, टाइटर करते हैं, बेसिकली टाइट्रेशन कर रहे हो आप। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं कंसंट्रेशन का, पीएच जो होता है सॉल्यूशन का मॉनिटर किया जाता है जब टाइट्रेशन किया जाता है पीएच इलेक्ट्रोड लगा के। इक्विवेलेंस पॉइंट आपको डिटरमाइन होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट से, ठीक है, जब टाइट्रेशन कर्व बनता है। कंसंट्रेशन जो होता है एसिड एंड बेस का अननोन सॉल्यूशन में, आप उसको वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडिड, जितना जितना वॉल्यूम ऐड करोगे टाइट्रेंट का वहां से आप उसको बेसिकली कैलकुलेट कर लेंगे। और उसके बाद नॉन कंसंट्रेशन आ जाएगा जो कि टाइट्रेंट आप, तो नॉन और अननोन दोनों को मिला करके फिर आप पीएच को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है, आपको ट्रांसफेरेंस नंबर ऑफ H+ एंड Cl- का कैलकुलेट करना है। ट्रांसफेरेंस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में दिया, तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ट्रांसफेरेंस नंबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय ईच आयन इन एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, यानी कितना फ्रैक्शन टोटल करंट कैरी करता है एक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। मूविंग बाउंड्री मेथड इज अ टेक्निक यूज टू डिटरमाइन नंबर्स, तो आपको एक मूविंग बाउंड्री मेथड होता है जिससे आप नंबर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है कंसंट्रेशन ऑफ HCl सॉल्यूशन, ये गिवन होता है बेसिकली मेथड में 0.1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका 1.25 सेंटीमीटर, बाउंड्री भी दे रखी है 7.5, मास ऑफ सिल्वर भी दे रखा है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले आप वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, ठीक है, सॉल्यूशन की। वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे? एरिया इंटू डिस्टेंस मूव, तो एरिया आपको दे रखा है 1.25, डिस्टेंस भी दे रखा है 7.5, आपके पास आ गया 9.375 सेंटीमीटर क्यूब। फिर आप वॉल्यूम को लीटर्स में कन्वर्ट करोगे। जब वॉल्यूम को लीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो आप थाउजेंड्स उसको डिवाइड कर रहे हो बेसिकली, जब डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl को कैलकुलेट करोगे। तो नंबर मोल्स कैसे निकालोगे? कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, जो भी कंसंट्रेशन थी आपके पास 0.1 एंड वॉल्यूम जो आपने अभी निकाला वो, फिर उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर जो कि डिपोजिट हो रहा है उसके कैसे निकालोगे? मास जो कि सिल्वर का मास है अपॉन मोलर मास, जो कि सिल्वर का मोलर मास होता है 0.12 ग्राम दे रखा है और 107.87 सिल्वर का होता है, तो आपका आ गया मोल। फिर आप फेराडे कांस्टेंट कैलकुलेट करोगे। फेराडे कांस्टेंट क्या होता है? 96500 या फिर 96485, ठीक है, कैलकुलेट करोगे। चार्ज कैसे निकालोगे? जो मोल्स ऑफ सिल्वर है इंटू फेराडे कर दो, सिल्वर के मोल्स इंटू फेराडे, आपके पास ही आ गया। करंट कैसे कैलकुलेट करोगे? करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज इतना है बेसिकली, टाइम आपके पास सेकेंड्स में, ठीक है। ट्रांसफेरेंस नंबर H+ आएगा। ट्रांसफेरेंस नंबर इज नथिंग बट करंट इंटू डिस्टेंस मूव बाय H+ बाउंड्री डिवाइड बाय टोटल चार्ज, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? जो आपके पास करंट आया है, ठीक है, इनटू डिस्टेंस जो कि मूव कर रही है H+ की बाउंड्री, देन उसके बाद टोटल चार्ज पास, फिर उसके बाद आप निकाल दोगे जिसका भी आपको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए में देखो, आपको मोलैलिटी ऑफ HCl इन एज़ोट्रोपिक मिक्सचर में कैलकुलेट करनी है, ठीक है। मोलैलिटी ऑफ HCl, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है? एक मिक्सचर होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स को हम एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड कंपोजिशन पर मिक्स करते हैं। एग्जाम्पल के लिए गिवन है आपको, परसेंटेज गिवन है HCl का मिक्सचर के लिए 20.2%। कैलकुलेशन सबसे पहले तो 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर आप एज्यूम करोगे, मास ऑफ HCl 20.2 आपको गिवन है, मास ऑफ वाटर 79.8 गिवन है। मोल्स कैलकुलेट करो, मास अपॉन मोलर मास, मास 20.8 डिवाइडेड बाय मोलर मास इतना है, वाटर के मास इतना है, वाटर का मोलर मास आपको पता होगा 18 होता है, ठीक है, तो 4.43 मोल्स आ गए, ठीक है। देन मोल्स आप कैलकुलेट कर लोगे बेसिकली, तो आपको मोल्स ही कैलकुलेट करने थे, मोलैलिटी ऑफ HCl। उसके बाद आपको नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लिखना है 5th के बी पार्ट में। क्वेश्चन पे चल के देखते हैं बेसिकली। फिफ्थ का ए पार्ट है आपका, एजियोटॉपिक मिक्सचर आपको दे रखा है, कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी, ठीक है, हो गया। देन उसके बाद आपके पास है गिवन जो भी होगा, ठीक है, नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लो उसको स्टेट करना है, 2 नंबर का आएगा, ठीक है। चलो 6th में है आपका, एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देन उसके बाद व्हाट आर कॉन्ग्रुएंटली एंड इनकॉन्ग्रुएंटली मेल्टिंग पॉइंट, क्या होता है ये, ठीक है, इसमें आपको डिस्क्राइब करना है। फिर राइट डाउन द नेम ऑफ एनी वन सॉल्ट विच इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, जो कि हम सॉल्ट ब्रिज को प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5th के बी पे थे हम, नॉस डिस्ट्रीब्यूशन लो क्या है?
नॉइज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपका क्या होता है, व्हेन अ सॉल्यूट इज एडेड टू अ सिस्टम, जब आप दो इमिसिबल सॉल्वेंट के अंदर जो कि घुले हुए नहीं होते आपस में, उसके अंदर सॉल्यूट ऐड करते हो, तो जो सॉल्यूट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिटवीन टू सॉल्यूशन के अंदर। इस तरीके से आपका वो दो सॉल्वेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे कि जो रेशियो होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन टू सॉल्वेंट वो कॉन्स्टेंट हो जाता है एट अ गिवन टेम्परेचर पर। मैथमेटिकली जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं के इज इक्वल टू सॉल्यूट इन सॉल्वेंट 1 डिवाइडेड बाय सॉल्यूट इन सॉल्वेंट 2। बस के जो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट होता है बस। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का ए देखिए, आपको बताना है बस कॉन्ग्रुएंटली एंड इनकॉन्ग्रुएंटली मेल्टिंग पॉइंट्स कंपाउंड्स क्या है। तो सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंटली के बारे में जानेंगे, ठीक है। दीज कंपाउंड्स मेल्ट डायरेक्टली इनटू अ लिक्विड फेज में, जो होता है विदाउट एनी डिकम्पोजिशन मेल्ट कर जाता है आपका लिक्विड फेज में। कंपोजिशन ऑफ लिक्विड फेज जो होता है सेम होता है सॉलिड फेज से। तो एग्जाम्पल के लिए NaCl, KCl एंड NaNO3। इनकॉन्ग्रुएंटली क्या होता है, ये कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि डिकम्पोज अपॉन मेल्टिंग फॉर्मिंग लिक्विड चाहिए होता है, इनको डिफरेंट कंपोजिशन चाहिए सॉलिड फेज से, ठीक है। एग्जांपल में कैल्शियम कार्बोनेट जो कि डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, NaNH2 जो कि डिकम्पोज होता है Na2CO3 एंड वाटर एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज़ है 6 के बी में आपको करना है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक यू शेप ट्यूब होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होते हैं दैट कनेक्ट टू हाफ सेल्स, दो हाफ सेल्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, उनके बीच में जो दोनों हाफ सेल्स होते हैं उसको कनेक्ट करने का काम करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इन सॉल्ट ब्रिज मस्ट बी इनर्ट होना चाहिए, मीनिंग इट शुड नॉट रिएक्ट विद द सॉल्यूशन। तो हाफ सेल में वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, इसीलिए आपका इनर्ट होता है बेसिकली, ठीक है। कॉमन सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं सॉल्ट ब्रिज के लिए वो आता है आपका पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम एंड नाइट्रेट आयन दोनों के दोनों हाईली सोल्यूबल होते हैं, सिमिलर मोबिलिटीज़ होती है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके लगती है सेल में, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं। सेवन्थ में आपको बताना है बेसिकली ट्रिपल पॉइंट होता क्या है। ट्रिपल पॉइंट में बता दूं आपका एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में, जहाँ पे सब्सटेंस 3 फेज में आपका एग्जिस्ट कर रहा होता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस में। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इक्विलिब्रियम आता है तीनों फेज के बीच में, ठीक है, इसीलिए हम इसको ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। 7th के बी में आपको करना है क्राइटेरिया फॉर फेज इक्विलिब्रियम इन एन वन कॉम्पोनेंट सिस्टम। फेज इक्विलिब्रियम का क्राइटेरिया बताना है एक कॉम्पोनेंट सिस्टम में। तो वन कॉम्पोनेंट सिस्टम भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में दिया है, तो उसको अच्छे से कीजिएगा। फॉर वन कॉम्पोनेंट सिस्टम में आपका फेज इक्विलिब्रियम जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो फॉलोइंग मस्ट बी मेट। केमिकल पोटेंशियलिटी जो होती है इनकी इक्वलिटी होती है, केमिकल पोटेंशियलिटी होती है हर एक फेज की वो इक्वल होती है, इसका मतलब जो गिव्स फ्री एनर्जी होगा पर मोल फेज का वो सेम होगा। टेम्परेचर एंड प्रेशर जो होता है उसकी इक्वालिटी होती है, यानी जो टेम्परेचर एंड प्रेशर लगाया जाएगा थ्रू आउट द सिस्टम उसको कंप्लीटली बेसिकली वो इक्वल होंगे। एप्लीकेशन बताना है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल भी पेपर में आया था आपका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन आपका एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, सब्सटेंस को उसके मिक्सचर से अलग करते हैं। कैसे अलग करते हैं, हम एक सॉल्वेंट को दूसरे में ऐड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2 एप्लीकेशन है इसकी, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, मेटल्स को प्यूरिफाई करने के लिए, यानी मेटल्स को आप प्यूरिफाई करोगे ना, किस तरीके से करोगे, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से। हम प्यूरिफाई करते हैं मेटल्स को, लाइक कॉपर हो गया, निकल हो गया, जिंक हो गया। मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन एक्वस सॉल्यूशन इनटू एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जो मेटल है बेसिकली हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन से, और इसकी इम्प्योरिटी से अलग कर देंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी आपका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को नेचुरल सोर्स से, जैसे कि प्लांट से हम क्या कर रहे हैं, कुछ रिसोर्सेज को निकाल रहे हैं। एग्जांपल के लिए कैफीन जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कॉफ़ी बीन से, जिसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है अब बेसिकली आपका आ गया पार्ट बी। यहाँ पे आपका पहला होता है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। क्या होती है, आपकी नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होता है, प्राइमरी अमाइड को प्राइमरी अमीन्स में कन्वर्ट करने के लिए की जाती है। इसके अंदर रिएक्शन क्या होता है, अमाइड की रिएक्शन हम ब्रोमीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। रिएक्शन जो होता है थ्रू ऑफ और फॉर्मेशन, एक फॉर्मेशन होता है आपका ब्रोमामाइड इंटरमीडिएट, उसके बाद रीअरेंजमेंट होता है, देन उसके बाद प्राइमरी अमीन बन जाता है। केमिकल इक्वेशन आपकी कुछ इस तरीके से, इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। आपके पास ये अमाइड है, Br2 और NaOH से आप रिएक्शन कराते हो। जैसे आप इससे रिएक्शन कराते हो आपके पास प्राइमरी अमीन बन जाता है, NaBr एंड CO2 एंड वाटर अलग हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉफमैन ब्रोमामाइड आता ही आता है पेपर में, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद एक और नेम रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं गैब्रिट थैलामाइड सिंथेसिस। यहाँ पे आपका बेसिकली गैब्रिल थैलामाइड में आपको क्या होता है, गैब्रिल बनता है। अब हम देखते हैं क्या है मेथड, इसमें प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड्स को बेसिकली प्राइमरी अमीन्स में हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी ये रिएक्शन किसकी, प्राइमरी अमीन्स की रिएक्शन है। इसके अंदर रिएक्शन क्या होता है, थैलामाइड होते हैं जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आप रिएक्शन कराते हो, देन उसके बाद पोटेशियम थैलामाइड बन जाता है। फिर उसकी एक रिएक्ट कराते हैं अल्काइल हाइड्राइड से, अल्काइल हाइड्राइड से जिस तरीके से वो रिएक्ट करता है देन अल्काइल थैलामाइड बन जाता है। देन अल्काइल थैलामाइड को हाइड्रोलाइज करते हैं,
हाइड्रोलाइज करने के बाद आपके पास प्राइमरी अमीन आ जाता है, ठीक है। हाइड्रोलाइज करने के बाद आपके पास प्राइमरी अमीन आ जाता है। तो बेसिकली ये आपकी केमिकल इक्वेशंस हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 क्या हुआ? हाँ, ये आपकी रिएक्शन है बेसिकली जिस तरीके से आपका गैब्रियल थ्योरम, पहले KOH से रिएक्शन कराओगे तो N के जुड़ जाएगा वाटर, फिर इस N को के RBr से कराओगे तो ये N वाला हट के NR हो जाएगा, फिर ये NR को हटाओगे, हाइड्रोलाइज करोगे, देन आपके पास ये C डबल बॉन्ड OH जुड़ जाएगा। एंड ये आपकी प्राइमरी अमीन, बेसिकली हमको प्राइमरी अमीन चाहिए होता है। ये आपकी रिएक्शन है, ठीक है, गैब्रियल थैलामाइड की। देन उसके बाद आपके 9th में आंसर्स किधर है? अच्छा देखो, आपकी कन्वर्जन से बेसिकली कि आपको दिया हुआ है उसके बाद आंसर होगा, ठीक है। एक बार हम क्वेश्चन में भी चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन भी है बेसिकली आपका, हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। उसके बाद 9th में आपका कंप्लीट द इक्वेशन है, ठीक है, कंप्लीट द रिएक्शन है, ठीक है। चलिए नंबर 8 का 1 और 2, 8 का 3rd पता नहीं क्यों है। आप वेल वोलार्ड जेलिंस्की रिडक्शन एक बार देख लीजिए, ठीक है, उसको अपनी बुक से एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका है CH3 से डबल बॉन्ड OH और ये आपका C2H5 है HET, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब कन्वर्जन करते हो तो आपके पास CH3CO 18OC2H5 ऐसे जुड़ जाता है, वाटर निकल जाता है। यहाँ पे आपका प्राइमरी अमीन है, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराओगे तो C6H2Br3 NH2 जुड़ जाएगा, 3 HBr निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो कि रिएक्शन है आपका वाटर से रिएक्शन कराओगे C6H12O6, यानी आपकी बेंजीन है, 2 बेंजीन आपस में मिलती हुई दिखाई देंगी। दूसरे में आपका CHOCHOH4 है एंड दिस तरीके से आपकी रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे आपके पास C6H5 है यानी बेंजीन NH एंड डबल बॉन्ड C, और यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है, NaNNHC6H5, ठीक है, वाटर निकल जाता है। उसके बाद इसको अच्छे से देखिएगा आप लोग, बेसिकली क्वेश्चन पेपर के साथ इसको मिलाइएगा भी ताकि आपको समझ में आएगा। ये रिएक्शन होती है बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है कि हाइजेनबर्ग टेस्ट बताओ जिससे आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाइजेनबर्ग एक ऐसा टेस्ट है, केमिकल टेस्ट होता है जिससे हम बेसिकली प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन को डिस्क्राइब करने के लिए उन दोनों की बेसिसिटी को अलग करने के लिए करते हैं। इसके अंदर रिएक्शन होती है, अमाइन को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं जिसको हाइजेनबर्ग रिएजेंट कहते हैं, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो प्राइमरी अमीन्स क्या होगा? प्राइमरी अमीन रिएक्ट विद हाइजेनबर्ग रिएक्शन से वो रिएक्ट करती है और बनाती है एन अल्काइल सल्फोनेट जो कि सोल्यूबल होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। ये रिएक्शन इस तरीके से होती है। आपके पास RnH2 प्राइमरी अमीन और ये आपका क्या है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। NaOH रिएक्शन कराओगे तो आपके पास हो जाएगा NrNa, ठीक है, और ये वाटर एंड NaCl अलग हो जाएगा। एन अल्काइल सल्फोनाइल सोल्यूबल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो ये सॉल्ट के साथ बना लेता है। सेकेंडरी वाला देखो, सेकेंडरी अमीन जो होगा वो भी रिएक्ट कर लेगा हाइजेनबर्ग के साथ और ये एन अल्काइल सल्फोनेट बना लेगा, लेकिन ये प्रोडक्ट इनसॉल्युबल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। ये आपकी क्या है बेसिकली डिफरेंस है। तो रिएक्शन क्या होगी? NH2 है, उसके बाद ये NR2 NR1 वहाँ लग रहते हैं, NR2 लग जाएगा HCl। एनकाइल सल्फोनेट जो आपका बन रहा है वो कि इनसॉल्युबल है। पहला वाला प्राइमरी वाले में सॉल्युबल होता था, है ना, बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म सॉल्ट, क्योंकि ये सॉल्ट नहीं बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। टर्शरी वाली जो होती है रिएक्शन वो हाइजेनबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट ही नहीं करती, क्योंकि टर्शरी अमीन्स जो होती है डू नॉट हैव एनी हाइड्रोजन एटम, कोई भी हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन से अटैच नहीं होता, जो कि रिएक्शन को करने के लिए हाइड्रोजन एटम की जरूरत पड़ती है, तो टर्शरी के पास है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका थर्ड वाला रिएक्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका ए पार्ट में बेसिकली कन्वर्जन करना है। आपको क्या करना है? एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो क्या होता है यहाँ पे कन्वर्जन में, एनिलीन कैन बी कन्वर्ट टू क्लोरोबेंजीन। कैसे होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करा दो, सोडियम नाइट्रेट से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना लो। पहले जब आप बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाओगे उसको क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्शन करोगे तो आपके पास क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये रिएक्शन इस तरीके से, ये आपकी बेंजीन के ऊपर NH2 लगा, HCl और NaNO2 से कराओगे तो आपके पास बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है। फिर इसको आप कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन करा दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? बेंजीन क्लोराइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कन्वर्जन है आपका, आपको बेसिकली एनिलीन से पैरानाइट्रोएलिन बनाना है। तो एनिलीन को आप पैरानाइट्रोएनिलीन कैसे बनाओगे? मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपका नाइट्रेट जो एल्काइलेशन वगैरह रिएक्शन होती है। तो आपकी बेंजीन है, उसके ऊपर NH2 जुड़ा है, HNO3 H2SO4 कराओगे तो पैरा बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? NO2 ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। 11th का बी। अब 11th के बी में क्या? प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज। कौन कौन सा प्रोडक्ट आपको मिलेगा जब माल्टोज की आप हाइड्रोलिसिस करोगे? तो बेसिकली माल्टोज क्या है? आपका एक डाइसेक्राइड है जो कि 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। तो हाइड्रोलिसिस जब करोगे,
माल्टोज का, तो ग्लाइकोसिडिंग टूट जाएंगे दोनों के बीच में, इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। तो बेसिकली क्या है, ये आपका माल्टोज है, माल्टोज से आप हाइड्रोलिसिस कराओगे 2 मॉलिक्यूल्स के ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स निकल के आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के में बताना है आपको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहाँ से है, इस तरीके से मेजर करते हो आप अमीनो एसिड का। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को हम पीआई भी बोलते हैं। अमीनो एसिड में बेसिकली होता है पीएच, अमीनो एसिड्स का ज्विटर आयन होता है ना, उसमें आता है आइसो, इसमें क्या होता है, कोई भी नेट चार्ज नहीं, यानी कि जीरो होता है बेसिकली। तो पीएच यहाँ पे हमें देखा जाता है। तो अमीनो एसिड्स में माइग्रेट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक पॉइंट है। सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, आपके 12th में बी करना है, 12th के बी में कि आपको सेपरेशन करना है किससे, इलेक्ट्रोफोरेसिस से। अमीनो एसिड्स को आप किस तरीके से सेपरेट कर सकते हो, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस से। इलेक्ट्रोफोरेसिस आपकी ऐसी टेक्निक होती है जिसको हम यूज़ करते हैं अमीनो एसिड्स को सेपरेट करने के लिए, किस बेस पे, चार्ज के बेस में। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, मिक्सचर होता है अमीनो एसिड्स का जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लगाते हैं, उसको प्लेस करते हैं। तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो माइग्रेट्स करते हैं इलेक्ट्रोड की तरफ विद द अपोजिट चार्ज, ठीक है। रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ ईच अमीनो एसिड डिपेंड करता है चार्ज एंड साइज पे, ठीक है। इस तरीके से सारे अमीनो एसिड्स डिपेंड करेंगे। शुक्रोज एज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, आपको क्वेश्चन नंबर 12 के सी में बताना है कि शुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है। शुक्रोज आपका एक डाइसेक्राइड होता है जिसमें मोनोसेक्राइड से मिलकर के बना है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होती हैं इन दोनों के बीच में होती है, एनोमेरिक कार्बन ऑफ ग्लूकोज से बनता होता है। ये बॉन्ड जो होता है रिड्यूसिंग होता है, बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से रिएक्शन कर सकता है, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग है। सेंगर मेथड बताना है, एन एंड ग्रुप एनालिसिस। सेंगर मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसमें कीजिएगा, ठीक है। सेंगर मेथड एक केमिकल मेथड होता है जिससे आप अमीनो एसिड के सीक्वेंस को बेसिकली क्या है, डिटरमाइन कर सकते हैं। इस मेथड में अंदर आपका जो पेप्टाइड है वो किससे रिएक्शन करता है, सबसे पहले डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन से, जिसके डीएनएफ फिर फ्री अमीनो ग्रुप लग जाता है एन टर्मिनल पे, जिससे बनता है डीएनपी। डीएनपी डेरिवेटिव होता है हाइड्रोलाइज होकर के डीएनपी अमीनो एसिड्स आपका रिलीज कर जाता है, आइडेंटिफाई कर लेते हैं आप क्रोमेटोग्राफी से, ठीक है। 13 के बी में देखो, मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट इन सेलुलोज। सेलुलोज आपका एक पॉलीसेक्राइड होता है जिसके अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से लिंक करते हैं बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। 14 के ए में बताना है आपको क्लियानी फिशर सिंथेसिस। क्लियानी फिशर सिंथेसिस आपकी एक ऐसी मेथड होती है जिससे आप एल्डोज एंड एल्डोज के साथ साथ कई सारे कार्बन आप बना लेते हो, ठीक है, क्लियानी फिशर में। यहाँ पे इन्वॉल्व में सबसे पहले क्या होता है, आप क्या करते हो, सबसे पहले एल्डोज का ऑक्सीडेशन करते हो, एल्डोनिक एसिड बना लेते हो, फिर रिडक्शन करते हो, एल्डिटोल बन जाता है, फिर ऑक्सीडेशन करते हो तो एल्डोज बन जाता है, ठीक है। ये आपका पूरा पेपर हो चुका है, मैंने काफ़ी फास्टली और अच्छे से करा दिया है। जिसको समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको वो भी मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ भी अलाउ करा दूँगी, ठीक है, यानी दे दूँगी पीडीएफ इसकी, ताकि आप लोग एग्जाम से पहले इसको पढ़ पाएँ। अब हमने इस कोड के 3 पेपर कर लिए, बेसिकली मैंने आपको 3 पेपर करा दिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर किसी को इसके अलावा भी चाहिए, जून 23 का पेपर चाहिए, आई थिंक जून 23 का मैंने शायद कोई सा कराया है, तो आपको अगर चाहिए एक और पेपर तो मैं एक और पेपर करा दूंगी। मैंने दिसंबर 23 का करा दिया और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर योर पासिंग मार्क्स। एक्चुअली 50 में से 35 से 40 नंबर, ठीक है, दैट इज़ इन योर पॉकेट, ठीक है, आपके पॉकेट में आ सकते हैं, बस आप इसको फॉलो कीजिए। आपको बेसिकली क्या करना है, सब्सक्राइब करना, ठीक है, जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर करा दीजिए प्लीज़ माय फैमिली। एंड अभी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि 700 रीच कर चुकी हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग 1 के करा दीजिए ताकि चैनल मोनेटाइज हो जाए एंड आपको वीडियो मिलती रहे, ठीक है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।